कहावतें आने वाले टाइम पे किसे नुकसान और किसको फायदा पहुंचा रही है। जुबैर अहमद साहब गनाई हमारे साथ बीजेपी से जुड़ने वाले हैं। कुलगाम प्रेसिडेंट हैं कुलगाम बीजेपी के, और अहमद याज साहब सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार गट्टू साहब जेकेएनसी से जुड़े हुए हैं। निसार गट्टू साहब, बहुत ज्यादा उठा पटक और खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अब तो बगावती सुर उभरने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें आमिर जी, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बिल्कुल आपका दीदार भी कर पा रहा हूँ, बताइए। जी आमिर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी किसी जिसे हम बोलते हैं कि किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, मैं पहले भी डिबेटों पे बोलते आया हूं और आज भी बोलता हूं कि बड़ा अच्छा लगता है जब किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल वर्कर्स हों, जहां पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो, जहां एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, जहां पे एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस हो। तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है ज्यादा हेल्थी है, और वहां पे इंसान को एक्सप्लोर करने में और लोगों को जहां जहां जो मुद्दा जो है कि हम कितना डिलीवर करें उन लोगों को जिन्होंने चुन के भेजा हुआ है। तो ये अगर आप पॉलिटिकल उथल पुथल अगर बोलते हैं तो मुझे लगता है ये गलत कहना है। ये जो अंदरूनी रंजिश जो वर्ड है ये गलत है। ये वो चीज है जिससे आप ये देखते हो कि हाउ मच वी डिलीवर टू द पीपल हु वोटेड फॉर द, जिसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आप कितना ही पॉलिटिकल वेरिएशन देख रहे हैं, हर लीडर दूसरे लीडर को क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी गलतियों पे, दूसरे लीडर को कहीं ना कहीं झड़क रहा है, कहीं ना कहीं सीनियर लीडर जूनियर्स को पटक रहे हैं कि भाई यहाँ गलत है यहाँ सही है। ये चीज आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में देख सकते हो। बाकी आप किसी भी पार्टी में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा भाजपा हो, आपकी कांग्रेस हो, आपकी पीडीपी हो, या बाकी नजर नहीं आती। निसार साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं दिल को छू लेने वाली बात है, और 100% इस बात का मैं एहतराम करता हूं। और इसी चीज के लिए ये तो मैंने आपका रिएक्शन यूं ही जाना ताकि हमें यह पता चल पाए कि पार्टी किस मुकाम पे खड़ी है। मैं जनाब, कोई कह रहा है और पार्टी उस बात की इजाजत दे रही है तो इट्स हेल्दी, चलेगा ये सब चीज। निसार साहब, फिर भी मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज असेंबली में, राज्यसभा, कई सारे मैटर हैं जिसको मैं धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने में लाऊंगा। सबसे बड़ा हमने देखा कि राज्यसभा में वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी पे आपने लगाया और उसके बाद सामने से काउंटर भी किया गया। क्यों ऐसा लगा? क्या आपके एमएलएज आपके कंट्रोल में नहीं रहे या फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया? देखें आमिर जी, सबसे बड़ी चीज जो है, जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का या वोट चोरी का आज इल्जाम चला, इल्जाम तराशी, आप देखते हैं कि अगर 2 वोट को सिक्योर करने में कहीं ना कहीं ये तो भाजपा का बहुत ही बड़ा, जिसे बोलते हैं कि उनकी एक्सपर्टाइज है इसमें। अगर आप ये चीज छोटे सी मिसाल के लेके, यहाँ चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, उसके बाद मुंबई की इलेक्शन हुई, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, और उसके बाद कितने ही इन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ था कि वोट चोरी का, ये जो और हॉर्स ट्रेडिंग जिससे बोलते हैं कि मैनेज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाजपा के लिए, और सेंटर में पावरफुल है तो ये कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस चीज का यहाँ पे जिक्र हुआ तो आपने देखा होगा यहाँ 7 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, एक आम आदमी का एमएलए है। तो ये किसी एनसी को, और एनसी का जो 2 लाइन जो आपने विप पढ़ा होगा कि अगर इस विप से बाहर कोई जाता है तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन हो सकता है। लेकिन कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि आप, हमने जितने भी हमारे एमएलए वो इंटैक्ट रहे, हमारे अलायंस के एमएलए इंटैक्ट रहे, हमारे जो सपोर्ट की थी सीपीएम ने, तारगामी साहब ने, वो इंटैक्ट रही, पीडीपी ने सपोर्ट की थी वो इंटैक्ट रही। बाकी जो ये इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए अगर आप बोल सकते हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तभी इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आप वो मैनेज करने के लिए 2 वोट हो सकता है कैसे मैनेज किए, दैट इज द, वो तो एक्सपर्ट है बीजेपी इसमें। तो ये जो वोट मतलब आप चोरी ये का कह है, रहे हैं कि सेंधमारी हो चुकी है कहीं ना कहीं इस खेमे में? देखो, ये छुपी गड़ी तो बाबात नहीं है। राज्यसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है, हर बंदा जानता है कि 2 वोट कहीं ना कहीं से मैनेज कर गए हैं वो। इसमें तो कोई बैक चीज बोलने की बात ही नहीं है। हर ये आया चीज है हर बंदे के सामने की वोट तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोट हुए हैं। अब किसके हुए हैं, यही तो डेमोक्रेसी की शान है कि यहाँ पे जो भी आप जनरल इलेक्शन में देखिए किसने क्या वोट डाला, फिर कौन जीता और किसके पलड़े में वो आ जाते हैं, इस पे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का एक, जिसे बोलते हैं, खूबसूरती है। आप किसको वोट करते हैं किसको नहीं, दिस इज योर फ्री विल
यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी पार्टी का जहां तक है उसके लिए विप जारी हुई थी और उस विप के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलायंस जिसने किया था वो इंटैक्ट रहा है। इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल फेथ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पे किसी पे भी शक नहीं है। वो पार्टी के अहदेदारों ने भी बोला और मैं भी उनके वसूख से यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ। बाकी किसी भी मैनेजमेंट के लिए भाजपा कर सकती है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। किसी वो चाहिए तो वो आपको भाजपा के बंदों को नहीं वो चीजें तो मैं उनसे पूछूंगा, मैं... लेकिन असल में ये क्योंकि देखिए हम देख पा रहे जम्मू कश्मीर का जो खेमा है, चाहे वो किसी भी पार्टी, पीडीपी को थोड़ी देर के लिए हम 2014 के बाद से शक की नजर में देखने लगे क्योंकि उनके साथ मिल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही और भी बहुत सारे जो मसले हुए जैसे जीएसटी वगैरह वाला। लेकिन खास तौर पे एनसी का जो खेमा था वहां पे इतना इंटैक्ट रहा कि वो सेंधमारी बहुत मुश्किल नजर आई। पीडीपी ने हालांकि सबसे पहले भी कह दिया था, कांग्रेस ने बीच में थोड़ा सा नाराजगी दिखाई और लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि हम साथ में होंगे। निसार साहब, क्या आपको किसी भी तरफ कोई भी इशारा किया जा सकता है कि पीडीपी या कांग्रेस या अपने ही खेमे के अंदर कोई भी आजाद उम्मीदवार ऐसा है जो जाहिरी तौर पे साथ में है लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे मिला हुआ? देखो आमिर जी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किसके साथ है, लेकिन मैं फिर आपसे पहले भी मैंने वाज़ा किया कि पीडीपी, कांग्रेस, जितने भी अलायंस ग्रुप थे अदर देन द इंडिपेंडेंट, जितने भी अलायंस ग्रुप थे जिन्होंने बाज़ाब्ता ऑफिशियली अनाउंस किया था अपने पार्टी के थ्रू कि भाई वी आर इन अलायंस। आपने अभी वहीद पराग साहब का बयान सुना होगा, बिल्कुल भी यही कहा, हम महबूबा जी ने बोला तो हमने देना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीर। तो ये कहना गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा निसार साहब। देखिए सवाल क्यों बना, अल्ताफ ठाकुर साहब कई मर्तबा आप मिले होंगे उनसे, रोजाना मिलते होंगे, उन्होंने आज क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई हमको छोड़ दो, उनके खुद एमएलए उनको गद्दी से उतार फेंकेंगे साफ तौर पे। वो आमिर जी, मैं काट रहा हूं आपको। अल्ताफ साहब को अगर इतना ही जानते हैं वो नाम क्यों नहीं बोलते? अगर अल्ताफ साहब को सब मालूम है वो नाम क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये स्पेकुलेशन, देखो ये अहमद साहब ने बड़ा अच्छा बोला, ये सीक्रेट बैलेट पे जब आप जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब ये है कि आप फिंगर रेज करने के लिए अल्ताफ साहब को न्यूज की सुर्खियों में रहने के लिए ये चीजें आम सी हो गई है। तो मुझे ये कहना गलत है कि आप किसी पे उंगली रेज कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप देखे होंगे कि इंडिपेंडेंट भी 7 एमएलएज हैं, लेकिन अल्ताफ साहब को जिन आप उंगली उठाने और न्यूज की सुर्खियों में, क्योंकि उनके सिलेबस में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखा गया है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उंगली उठाते हैं। बिकॉज अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उंगली नहीं उठाएंगे तो न्यूज वायबल। चलिए ठीक है, अल्ताफ ठाकुर साहब का आज मुद्दा भी नहीं है और उन्हें साइड लाइन भी रखते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं। लेकिन सबसे बड़ा अभी जो हमने देखा, सेकंड नंबर पे हमने बाइट्स भी सुनाई थी मिराज मलिक साहब का। जहां तक मेरी मालूमात है, रोल नंबर 58 के बहुत सारे क्लोज ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया है कि बातचीत हो सकती है। अगर कोर्ट में भी मामला है तो उसके अगेंस्ट में कौन जा रहा है उसके ऊपर बात तो हो सकती है। पीएससी को रिपील कर। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूं कि रूल 352 लोकसभा रूल जो है उसमें कहा गया है व्हेन द मैटर इज सब जुडाइज, आप पॉलिसी पे बात कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज पे आप बात नहीं कर सकते हो। आपने आर्टिकल 211 के तहत आप नहीं, मेरा भी यही कहना है, क्या सहमति बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी इस पे? देखो मैं ये सहमति की बात नहीं करता हूं। आपने देखा होगा कि राठौर साहब ने एक बड़ी प्यारी चीज बोली है कि हौश जो रन करता है रूल्स पे करता है, इमोशंस पे नहीं करता है। उन्होंने कहा तो कहीं कानून, हिंदुस्तान जो है, मैंने कई बार आपकी डिबेट्स में बोला, हिंदुस्तान किसी इमोशंस में या किसी कॉन्शियस में नहीं बोला चलता है। हिंदुस्तान के लिए एक सेट ऑफ फ्रेम है जो कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में है, आपको है। और आर्टिकल 211 बोलता है कि आप स्टेट और यूटी इस बात पे बात कर सकती है, बट किसी डायरेक्ट मैटर पे नहीं बात कर सकती है जो कोर्ट के सामने सब जुडिस हो। उसकी पॉलिसीज पे बात कर सकती है। उसकी पॉलिसीज में आप एक्ट के जो पीएसए के तहत अगर महराज मलिक साहब को पकड़ा गया या डिटेन किया गया, उसकी पॉलिसीज पे बात कर सकते हो। जो शहजाद शाहीन साहब बोल रहे थे, देखो वो बोल रहे थे कि आप इस चीज को देखो कि ये सिटिंग एमएलए को क्यों, कैसे जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक बिल आया था पार्लियामेंट में कि अगर एक कोई भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आपका डिटेन होता है, 1 महीने तक अंदर हुआ, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी जो मेंबरशिप है और वो कैंसिल करके उसे वहां से निकाल। लेकिन वो आज भी जेपीसी में पड़ा है। ये कहीं ना कहीं, देखो कोई भी कानून जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है
उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। देखिए नासिर हिंदुस्तान की साहब, इसमें इस चीज को मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा। देखिए राठौर साहब अपने जो हैं वो कानून के इतने जानकार हैं, और इवन असेंबली को कैसे चलाना है उनसे बेहतर शायद ही असेंबली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनसे ज्यादा जानकार रखता हो। लेकिन फिर भी मैं के ताल्लुक से भी देखा असेंबली के अंदर, और वो आपने भी देखा होगा कि मदद कहां है। लोग तो अभी भी बेसहारा हैं, सरकार से उम्मीद है। देखें आमिर जी, इस पे उमर साहब ने मुझे लगता है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे बोला कि जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल जिस दिन से ये फ्लड हुआ है, ये सबसे पहले चशोती किश्तवाड़ से शुरू हुआ और पूरे जम्मू प्रोविंस में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो इफेक्ट इस बार रहा, अगर 2014 में श्रीनगर रहा तो आज 2025 में मुझे लगता है जम्मू प्रोविंस के हर गांव, हर शहर, हर जिला, हर मैं कहता हूँ हर जो बिल्कुल पंचायत तक ये बहुत नुकसान हुआ है। तो ये चीजें मैंने उमर साहब ने भी आज बोला, इस पे कोई सियासत नहीं होगी, इस पे कोई मजहब मिल्लत की बात नहीं होगी, इस पे सिर्फ और सिर्फ ये बात होगी कि हम लोगों को कैसे इससे रिहेबिलिटेट करें, लोगों को कैसे इससे राहत दें। उसके लिए सभी जिला के इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, उनको आगाह किया था और वो एक सॉलिड प्लान नहीं सर साहब, माफी चाहता हूं, यहां पे मैं रोकना चाहता हूं आपको। दरअसल देखिए, अब तमाम तर चीजों को देखते हुए निसार साहब, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आम आवाम नहीं कहेगी, वो अपनी ही हुकूमत से कहेगी कि साहिब अब तक तो मदद नहीं आ पाई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे सर्वे करवाए, इतने सारे इंस्पेक्शंस हुए, रिपोर्टें तैयार की गई, अपनी गरीबी और अपनी परेशानी का लोगों ने रोना रोया, तो अब तक मदद क्यों नहीं आई? और जाहिर है कि जो यूटी की गवर्नमेंट है, मैं आपको यहाँ काटना चाहता हूँ कि मदद आ रही है। मैं अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात लेता हूं तो सबसे ज्यादा वहां बलेसा, जिसे हम महाराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें गुंदो बलेसा का एरिया, और वहां पे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप अगर देखेंगे वो डाटा भी पब्लिश हुआ है, लोगों को मिला है, उसके अकॉर्डिंगली जितना उनको नुकसान हुआ है उसको उसी हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, और उसी के हिसाब से उन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। और रही बात जम्मू और बाकी अजलाज की, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सारा सबमिट किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता उनको पैसे ऑलरेडी उनके डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उनके, जिसे हम बोलते हैं कि उनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। जब तक ये प्रोसेस जो कंप्लीट ना हुआ, जो फील्ड स्टाफ से, ग्राउंड स्टाफ से रिपोर्ट्स आके आज फाइनल हुआ है और वो जा रहा। मैंने सिर्फ 1-2 दिन पहले ये देखा कि जो लिस्ट मैंने कहीं नेट पे ही देखी थी, उसमें उनके अकॉर्डिंगली किसी को 50, किसी को 1.5, किसी को 3.5 लाख, उसके हिसाब से लोगों को वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस हो रही है। हाँ, जम्मू जो मेन शहर है, यहाँ पे जो ज्यादा नुकसान हुआ है इसके पेरिफ्रीज में, इसके मजाफात में, तो उनके लिए जो उमर साहब ने 5 मरले रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो 5 मरले की अलॉटमेंट हुई, इसकी भी सर्वे हो रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में जो उमर साहब ने आज कंटिन्यूटी में और ये बोला, बिल्कुल कहा, किसी भी मजहब को देखा जाएगा और हर बंदे को उसके डोर स्टेप पे ये चीजें करी जाएंगी। मुझे लगता है ये सराहनीय स्टेप है। इस पे कहीं अगर मुझे भाजपा लगती है कि इस पे सियासत कर रही है, अब भाजपा के किसी एक बंदे की आज मैंने कहीं रिपोर्ट सुनी है, कहीं ने न्यूज सुनी, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं जी अब हम 10 मरले का इनको चाहिए था देना, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल है। पहले ही ये चीजें, तो मैं कहता हूं कि इस वक्त अगर 5 मरला इज एक इंडिविजुअल, एक फैमिली के लिए, एक राशन कार्ड होल्डर के लिए 5 मरले का, वो भी जिसको मकान का नुकसान हुआ, जिसको रहने का नहीं इंतजाम है, उनको ये विद इन डेज और आने वाले कुछ दिनों में, चलिए अच्छी चीज है। और अगर भाजपा इस तरह से कह रही है तो भाजपा पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखा सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगों को जितनी उम्मीदें हैं उस तरफ से नहीं आई। उस पे मुझे लगता है कि यहाँ सवाल कम होते हैं भाजपा की। अगर पीछे हम पूरे साल देख लें तो उन्होंने जो वादे बोले थे, मुझे लगता है उनमें अगर ग्रेडिंग की जाए तो मुझे लगता है अभी वो 0 ग्रेडिंग पे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करने से पहले उनको, हाँ बिल्कुल उनसे की जाएगी। हमारे साथ आज हमारी बड़ी विडंबना है कि लगातार जुड़ने के बावजूद भी ना तो उनकी आवाज आ पा रही है सही तरीके से। जुबैर साहब गनाई हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं जुड़ पाए क्योंकि टेक्निकल कुछ एरर्स आ रहे हैं। खैर, मैं अहमद कि आने वाले टाइम पे खुद ही कुर्सी छोड़ दे, हुकूमत से अलग हो जाए और उसके बाद हमें मौका मिले। बहुत सारे अपोजिशन की ऐसी पार्टियां हैं जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। निसार साहब, एक चीज जो खासतौर पे हमने नोट की इन कुछ महीनों के दरमियान, उमर साहब बार बार ये कहते रहे कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेटहुड रेस्टोरेशन का अमल नहीं हुआ तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। इसके ऊपर क्या लगता है, किसके नुकसान किसका? ठीक है, हुकूमत अगर उमर साहब के पास है, जिम्मेदारी उनके पास है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ दूंगा, तो कहीं अवाम मायूस नहीं होगी? क्योंकि एतमाद जताया अवाम ने उनके ऊपर।
देखिए आमिर जी, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसे यूटी का दर्जा दिया, तो शायद जम्मू कश्मीर की थॉट प्रोसेस में भी ये नहीं था कि ये इतना टाइम लगेगा। बोलते हैं कि जी। हिंदुस्तान के आईन में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसे डिग्रेडेशन होती है। हमने भी अपनी उम्र में सुना था कि यूटी को स्टेट बनाया, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक स्टेट को यूटी बनाया जा रहा है। और फिर जिसे आप वादे की बात करते हैं, पार्लियामेंट के पटल पे प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ के होम मिनिस्टर ने बोला था कि यहाँ का जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद इलेक्शन, पहले तो बोला था स्टेट और उसके बाद इलेक्शन बोला था, लेकिन उसके बाद एक और उसमें इंप्रूवमेंट की और बोला कि डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेट का। और ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मोड़ ले रही है जो यहाँ के लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है कि वो आखिर ये स्टेट कब देंगे। अभी कल परसों ही बयान सुन रहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का बयान आया कि अप्रोप्रिएट टाइम में स्टेट रेस्टोर की जाएगी। आप अगर देखेंगे, जो आपने अभी बोला कि एलजी का जो इंटरफेरेंस है, आप देखो कि पिछले कई महीनों से एक बिजनेस रूल सबमिट हुए हैं एलजी के ऑफिस में, जिसका जवाब यहाँ के एलओपी साहब दे रहे हैं कि हमें बता दिया जाए तो हम वहां से निकालेंगे अगर वहां है तो। गवर्नर, मुझे लगता है एलजी साहब, मुझे लगता है कि वो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ भाजपा चलते हैं कि भाई ये बिजनेस रूल देखो। जब तक किसी भी ऑफिशियल कैडर में आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगी, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, सेक्रेटरीज का क्या रोल है, डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल है, डीडीसीज का क्या रोल है, यहाँ के बाकी अमले का क्या रोल है, वो चीजें तो बाहर आ नहीं रही है। वो उससे ये पता चलेगा। ये तो बोलते हैं मेरे पास सिर्फ जनाब लॉ एंड ऑर्डर है, मेरे पास सिर्फ पुलिस है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में देखा जाता है, अगर तहसीलदार भी ट्रांसफर करना हो, अगर जेकेएस भी ट्रांसफर करना हो, वो कहीं ना कहीं एलजी ऑफिस से होता है। और हर फाइल पे जनाब अगर यहां से फाइल जाती है उसे रोका जाता है, स्क्रूटनी होती है, और वो लोगों के तहे जो डेमोक्रेसी के प्रोसेस में लोगों को उम्मीद होती है कि एक इलेक्टेड, देखो मेरा मानना है कि आप एसी ऑफिस में बैठ के ग्राउंड लेवल पे लोगों की सिचुएशन नहीं देख सकते हो। उसके लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, क्योंकि वो लोगों में से उठ के आते हैं, उनको ज्यादा पता रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों में क्या है। फ्लड आया, यहाँ पे इनको पानी नहीं आ रहा है, पानी की पाइपें टूट गई है, रास्ते टूट गए हैं। आप देखो कि यहाँ उधमपुर से थोड़ा सा आगे निकल के पूरा 1 महीना वो रोड ब्लॉक रहा, लेकिन कहीं पे भी ये चीज नहीं आई कि ये हाईवे की अथॉरिटी है जिसने ये प्रोजेक्ट चल रहा है 6 लेन का, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ये नहीं कहा, किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ये नहीं कहा। ये भाई बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली वाला है, दिल्ली में नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये हुआ क्या, तूने अगर ये रोड बनाई थी ये किस वजह से, किसी ने तो नहीं कहीं पूछा। ना कहीं इस पे जो नकेल कसते हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव कसते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेलीगेशन ऑब्वियस है, अभी हमने हजारों करोड़ रुपए के हिंदुस्तान के आईन में जो मेन फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे धज्जियां उठ रही हैं उस फेडरल स्ट्रक्चर की। यहाँ पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एलजी की इंटरफेरेंस रहती है, एलजी के ऑफिस से वो कागज नहीं निकलते हैं। और जो फिर बात कहीं ना कहीं इल्जाम तराशी और भाजपा को वो पॉइंट मिलता है, और अल्ताफ ठोकर साहब जैसे लोग फिर ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी। हाँ, एग्जैक्टली उस चीज में देखिए, जो भी इस चीज को समझता है वो बेहतर तरीके से जानता है। हजारों करोड़ का अनाउंस होता है और स्कीमें लागू की जाती है, जमीन पे सारी चीजें चमचमाती हुई नजर आती है, और एक फ्लड आता है, सब कुछ हकीकत बयान कर देता है। सवाल यह है कि अभी हमने देखा कि जैसे इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे एलजी का पावर बढ़ा दिया गया था, उसी टाइम पे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक आवाज उठने लगी थी। आप देखिए आमिर जी, आपको काट रहा हूं, आप बिल्कुल इलेक्शन से 2 महीने पहले, हाँ। 2 महीने पहले उन्होंने एक अमेंडमेंट 240 एक एसओ निकाला, जिसके तहत एजी एडवोकेट जनरल का पावर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से लेके खुद एलजी ने अपने पास रखी है। और पिछले 1 साल से अभी तक एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हुआ है। वो इस वजह से कि कहीं ना कहीं उनका ये, और देखो ये कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, और दे डोंट वांट कि कोई ऐसा बंदा हो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे। अगर चाहिए होता, और अगर उनको चाहिए होता, अभी तक एडवोकेट जनरल उनने यहाँ पे अपॉइंट किया गया होता। आप कितने ही कोर्ट की डायरेक्शंस आई, कितने ही जस्टिस नहीं, यहाँ पे निसार साहब देखिए, नीयत तो वाज़ेह है, सभी को मालूम है ये चीजें। चूंकि वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं अहमद यार साहब एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा।